चलो ठीक है। आखिरी के 5 मिनट में जो मैंने बोला कि नए स्टूडेंट से ही बात करूंगा, और किसी ने पूछा करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है या कहाँ से पढ़ना है, उसकी बात कर दूंगा। अभी डन विथ ट्राई, आगे चलूं। यस नेक्स्ट, PFRDA, फुल फॉर्म इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। क्या करती है PFRDA? तो किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करेंगे, जैसे किसी बैंक की बात करते हैं, आप अगर किसी बैंक को ज्वाइन करते हैं तो 2009 से पहले हर एक बैंक में पेंशन था। मतलब आप जब रिटायर होते तो आफ्टर 60 ईयर्स पर मंथली पेंशन आपको आना शुरू होता। 2009 के बाद ये चीजें बंद हो गई हैं और उसकी तर्ज पे एक नई स्कीम आई है आपके बैंकों में, जिसका नाम है NPS। द फुल फॉर्म ऑफ NPS इज न्यू पेंशन स्कीम। जितने भी IPS में बैंक शामिल है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सारे बैंक में NPS नहीं मिलेगा आपको। आप अगर SBI या फिर RBI को छोड़ रहे हैं तो बाकी की जितने भी नेशनलाइज बैंक आपकी 12 हैं, उनमें से 6 ही ऐसी बैंक है जहां पे आपको NPS का फैसिलिटी अवेलेबल है, और जिस बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे PF का फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। मतलब इधर आपको बेनिफिट तो PPF का होगा, प्रोविडेंट फंड का होगा, या फिर पेंशन का होगा। SBI एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर द ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ये दोनों स्कीम आपके एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है। कहने का मतलब मैं इस पे नहीं हूं कि कहां पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि पेंशन आज के इंडिया में जिसको भी मिल रहा है या आने वाले समय मिलेगा, उन सभी के फादर के रूप में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कास्ट एस्टैब्लिशमेंट 2003 में हमने दिल्ली में किया है। तो नाम हमने बताया PFRDA। इसमें डील करेगी, मार्केट कौन सा होगा इसका? तो मार्केट होगा पेंशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर मैंने बातों में बोल दिया, 2003। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपकी कैपिटल में है। किधर है? तो दिल्ली। एंड द चीफ ऑफ PFRDA इज सुप्रीम बंदोपाध्याय, SUPRATIM, सुप्रीम बंदोपाध्याय। BHYAY। देखिए फिर से बोलता हूं, जितने भी नाम मैं आप लिखा रहा हूं, 15 से 16 नाम लिखाऊंगा, उन सभी के चीफ का नाम आपको रट्टा मार के लेना है। कैसे भी याद करो, बिना खाए याद करो या खा के याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए। आपके शक्तिकांत दास का आपको नाम होना चाहिए, माधवी पुरी का आपको नाम याद होना चाहिए, देवाशीष पांडा का आपको नाम याद होना चाहिए, सुप्रीम बंदोपाध्याय का। जो भी नाम मैं आज दूंगा वो कैसे भी याद कीजिए, वो याद होना चाहिए। इस कारण से मैंने बोला आज की क्लास बहुत हल्की है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। हुआ है एस्टैब्लिशमेंट इस ईयर में तो हुआ है, वो आप याद करें या फिर आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन याद करें। एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड द हेडक्वार्टर विल रिमेन सेम। ओनली चेंजेबल फैक्ट क्या है? हो सकता है कि कल भी चेंज हो जाए 16 में से किसी एक का चीज। तो चेंजेबल जो फैक्ट है वही आपके एग्जामिनेशन का सबसे अभिन्न हिस्सा रहता है। तो उस चीजों को बहुत गंभीरता के साथ लें। एक क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन तो आपके इस टॉपिक से पूछे ही जाएंगे। सुप्रीम बंदोपाध्याय, द चीफ ऑफ PFRDA, द हेडक्वार्टर ऑफ PFRDA as well as TRAI is in Delhi. 2003 is the establishment year of PFRDA and 1997 is establishment year of Telecom Market Regulator TRAI. सर इसका आपने 2009 का क्या बोला, पेंशन का बंद किया, ऐसा क्या? 2009 के बाद पेंशन बंद हो गया। हाँ ओके। तो वो मत लिखो कब बंद हुआ है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने एक कंसेप्ट के लिए बता दिया कि क्या खास है आपके RBI में और SBI में। यही खास है कि एम्प्लॉय के लिए एक बड़ा जो हिस्सा है वो आपको मिलता है। अगर दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब आप जब रिटायर होंगे किसी नेशनलाइज बैंक से और SBI से, तो संभवतः 50 लाख का प्रॉफिट आपको नजर देखने को मिलेगा। सर वो डेवलपमेंट है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी
डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगता है, इसका तो थोड़ा शॉर्टकट में निकल जाता हूँ। डेवलपमेंट है, हटाओ। सुप्रीम, SUPRATIM, सुप्रीम बंदोपाध्याय। जिस समय तक हम आजाद नहीं हुए थे उस समय तक जो भी हमारे ऊपर शासन करता था, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या उससे पहले राजा महाराजा मुगल शासन हो या मौर्य शासन हो, उस समय भी हम चाहे तो राजा महाराजा हो या फिर आपके ब्रिटिश अधिकारी हो, उनको हम टैक्स देते थे। उस टैक्स को जिस नाम से आपने इतिहास में 10th क्लास में पढ़ा, उसको हमने लगान का नाम दिया। हमने उस लगान को क्या किया, हमने उस लगान का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया और हाइब्रिड नाम रख दिया टैक्स। 1944, हालांकि हम उस समय आजाद नहीं हुए थे, लेकिन आजादी से पहले ही, क्योंकि 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होने वाला था, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उसी तर्ज पे 1942 के बाद ही ये आभास हो गया था कि आजादी हमें मिलने वाली है। तो आजादी मिलने वाली है तो 1944 में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ईयर 1944, 1944 में आपके एक टैक्स सिस्टम की शुरुआत हो गई और उस टैक्स सिस्टम के लिए हमने बेसिकली दो भाइयों को बना दिया और बोला कि दो भाई हैं, यही दो भाई पूरे इंडिया से टैक्स वसूली करने का काम करेंगे। क्योंकि दिल्ली उस समय केंद्र में आ चुका था, इनिशियल तो केंद्र बिंदु आपके पूरे इंडिया का कोलकाता हुआ करता था, है ना। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कोलकाता से ही पूरा शासन किया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो सत्ता है वो दिल्ली में इर्द गिर्द समा गया था। तो 1944 में हमने दो भाइयों का निर्माण कर दिया और उस दोनों भाइयों को हमने दिल्ली में बोला कि यहाँ पर बैठ जाओ, तो दोनों भाई दिल्ली में बैठ गए। 1944 में उनका स्थापना, उनका एस्टैब्लिशमेंट हो गया। एक भाई को हमने काम दिया कि आप क्या करो, तो आप डायरेक्ट टैक्स का वसूली करो। दूसरे भाई को ये काम दिया गया कि आप इनडायरेक्ट टैक्स का वसूली करो। अभी दो बातें आ गई कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की जो बड़ी बातें हैं वो मैं टैक्स के क्लास में बताऊंगा, जो टैक्स सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां, जब बजट पढ़ाऊंगा तो वहां पे टैक्स की पूरी बात बताऊंगा। बट यहाँ पे 1 मिनट में आप समझ जाए कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारे सैलरी से ऑटोमेटिक कट के हमें सैलरी मिलती है। जैसे मुझे अगर सैलरी मिलती है तो मेरे सैलरी से अगर 8,000 रुपए पर मंथली या 10,000 रुपए मंथली डिडक्ट हो रहा है और फिर टेक होम सैलरी मुझे मिल रही है, तो सैलरी मिलने से पहले ही डायरेक्ट काट लिया जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और मुझे सैलरी मिल गई, फिर मैंने क्या किया, ये टी शर्ट परचेज किया या फिर ये व्हाइट बोर्ड परचेज किया, ये घड़ी परचेज किया, तो ये जब परचेज मैंने किया तो इस बोर्ड को जब मैंने परचेज किया तो बोर्ड वाला, ये रिटेल वाला क्या बोला कि सर इसका जो प्राइस है वो 3,000 रुपए है। मैंने बोला ठीक है भाई, 3,000 रुपए तो मेरे पास नहीं है, 2,800 रुपए 2,600 रुपए है। मैंने भी बार्गेन किया और 2,600 रुपए उसको दे दिया। मैंने ये नहीं देखा कि 2,600 रुपए में उसमें जीएसटी कितना लिखा हुआ है ना। मैंने उसको डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। तो वो जो मैंने इनडायरेक्टली पे किया, मैंने रिटेलर को पे किया, रिटेलर ने जिससे माल लाया होगा उसको होलसेलर को पे करेगा, होलसेलर ने जिससे माल लाया होगा डिस्ट्रीब्यूटर उसको पे करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर ने जिससे माल लाया होगा कंपनी उसको पे करेगा, और कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेगी। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो भाइयों को हमने 1944 में बनाया, दिल्ली में इनको बैठाया, एक को बोला कि आप डायरेक्ट टैक्स वसूली करो, दूसरे को हमने बोला इनडायरेक्ट टैक्स वसूली करो। इन दो भाइयों का नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स वसूली करेगी। एस्टैब्लिशमेंट प्लेस आपसे पूछा जाए तो आपकी कैपिटल होगा, ईयर आपसे पूछा जाए तो 1944 होगा, और अगर आपसे चीफ पूछा जाता है तो JM महापात्रा होगा, JB महापात्रा होगा। और जो दूसरा भाई है उसको हमने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली करो, नाम दिया उसका CBIC। CB स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड, IC स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। 2017 का वो वक्त था जिस समय तक GST का मॉडल हमारे देश में अडॉप्ट नहीं हुआ था, तो वहां पर मल्टीपल टैक्स काम करते थे। सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वैट है,
2017 में हमने क्या किया, तो जितने भी 33 टैक्सेस हैं उन सबको एक्युमुलेट कर दिया, उन सबको एक साथ बोला कि तुम साथ साथ आ जाओ, और एक रोल मॉडल हमने तैयार किया, वन नेशन वन टैक्स का नाम दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसमें हमने 3 पैरामीटर बना दिए कि हमारा जो टैक्स सिस्टम होगा वो 3 टाइप का होगा, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा एंड आईजीएसटी होगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज होगा एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज होगा। और इनके हमने 4 लेयर बना दिए, चाहे तो 5% होगा, चाहे तो 12% होगा, चाहे तो 18% होगा या फिर 28% होगा। सारी परसेंटेज भूल जाए, सारे टाइप का टैक्स भूल जाए। आप सिर्फ 2 नाम याद रखें आज के क्लास में, एक भाई का नाम है सीबीडीटी, दूसरे भाई का नाम है सीबीआईसी। एक भाई का एस्टैब्लिशमेंट, दोनों भाई का एस्टैब्लिशमेंट 1944 में किया, दिल्ली में किया। एक का चीफ जेबी महापात्रा साहब है और दूसरे का चीफ विवेक जोहरी साहब है। तो लिखे सीबीडीटी, सीबीडीटी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दूसरा सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। एस्टैब्लिश मार्केट कौन सी? तो यहां पे लिखेंगे हम डायरेक्ट टैक्स। यहां पे कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1947 ना? कब का? 44। अच्छा, चलो सब तो जगा हुआ है, कम से कम अच्छी बात है कि जगे हुए हैं। लिखो वो क्या लिखा है? जेबी महापात्रा, MAHAPATRA, महापात्रा। सयेश एंड तेजल माइक ऑफ कर दो। डन। और वो इनडायरेक्ट कस्टम है ना सर लास्ट में? हाँ, कस्टम। कस्टम क्या होता है? पहले अलग अलग टैक्स थे ना, तो उस समय भी तक कस्टम ड्यूटी हुआ करता है। कोई भी इंटरनेशनल गुड्स जब आपके इंडिया में आएगी, चाहे वो पोर्ट पे आए या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए, तो कोई भी जब भी कोई भी इंटरनेशनल गुड्स आएगा, चाहे चाइना से आए, ब्रिटेन से आए, तो उस गुड्स पे जो टैक्स लगता है कस्टम। बाकी टैक्स की क्लास में पढ़ाऊंगा कि क्या है जीएसटी, कब है जीएसटी, कनाडा का मॉडल क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, 5, 12, 18, 28 क्या है, सब पढ़ाऊंगा। सिर्फ अभी आज की क्लास का जो हमारा उद्देश्य है वो सॉल्व होना चाहिए, बाकी सारा कंसेप्ट उस क्लास में होगा। सिर्फ मैंने बताया इस कारण किया कि आपको सुना लगना चाहिए कि सर ने सीजीएसटी का नाम लिया था, कभी सर ने आईजीएसटी का नाम लिया था, 5, 12, 18, 28 जैसे 4 स्लैब का नाम लिया था। तो एक बार सुना लगेगा ना तो अच्छा लगेगा समझने में। चलो आगे। यस सर। यस। चलो आपके पास जो कार्ड है, किसी भी बैंक का कार्ड होगा, उसको आप सही ढंग से देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है वीजा। अगर वीजा लिखा हुआ नहीं है तो लिखा रहेगा मास्टर। अगर मास्टर भी लिखा हुआ नहीं है तो लिखा रहेगा मैस्टेरियो। वो भी नहीं है, थोड़ा हाई फाई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक के
प्लेटिनम कस्टमर कार्ड है तो लिखा रहेगा अमेरिकन एक्सप्रेस। बट ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो वीजा हो गई, पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सर्विस प्रोवाइडर है आपके एटीएम से जुड़ी हुई, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैंने 4 नाम लिए हैं, ये आपके इंडिया की नहीं है। इंडिया को एक सर्विस देती है और उस सर्विस के एवज में हम उनको रॉयल्टी पे करते हैं एनुअली। यही कारण है कि आपके एटीएम का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे काटा जाता है, क्योंकि वो ही हम क्या करते हैं तो वीजा कंपनी, मास्टर कंपनी को पे करते हैं। तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक नए स्कीम की शुरुआत की, जो स्कीम आपके वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम बनी, जिस स्कीम के अंदर हमने रातों रात एक ही दिन में 14 करोड़ अकाउंट ओपन कर दिए। नाम दिया जनधन योजना। अभी बात आई कि जिस जनधन योजना में आज के डेट में अगर 45 करोड़ अकाउंट ओपन है, हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो 135 है अराउंड, तो 135 करोड़ की आबादी में अगर 45 करोड़ लोगों का जनधन योजना का अकाउंट है, अगर अकाउंट है तो हमने उनको कार्ड दिए हैं, अगर उस कार्ड को हमने मास्टर या वीजा से लिए होते और वो अकाउंट हमने उनके लिए खोला जो बहुत पिछड़े हैं, रिक्शा चलाते हैं, चूल्हा चलाते हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो आज तक बैंक से जुड़े नहीं थे, क्योंकि वो रेडी मजदूरी करते हैं, 200 रुपया 300 रुपया कमाते हैं, तो वो बैंक वाला अकाउंट खो के क्या करेंगे, वो जो कमाते हैं वही खा जाते हैं, काम खत्म। तो मोटो था आपके जनधन योजना का कि सभी को फाइनेंस से जोड़ा जाए, सभी को बैंक से जोड़ा जाए। अगर जोड़ा जाएगा और उनसे अगर मास्टर और वीजा का 147 रुपया या फिर 200 या फिर 250 रुपया अगर एनुअल चार्ज किया जाएगा, तो बेचारे खाएंगे क्या और जमा क्या करेंगे। इस कारण से हमने एक ऐसे कार्ड, इंडिजिनस कार्ड की शुरुआत की, जिसमें कोई भी एनुअल एटीएम मेंटेनेंस फी नहीं लगता है, और उस इंडिजिनस कार्ड का हमने नाम दिया रुपे। आप किसी भी एटीएम में जाएंगे तो आपको नाम लिखा मिलता है रुपे का। रुपे इज ए इंडिजिनस कार्ड। आप कहेंगे सर ये बोल क्या रहे हैं आप, आज की क्लास की टॉपिक कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हैं। ध्यान से सुने, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं जो बिंदु आज की हमारी क्लास की टॉपिक है। तो रुपे कार्ड देने के लिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट 2008 में ही हमने आपके शहर में कर दिया, मुंबई में। वो ऑर्गेनाइजेशन 2008 में एस्टैब्लिश हुई, मुंबई में एस्टैब्लिश हुई। आज के डेट में वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंडिया की डिजिटल पेमेंट गेटवे की फादर बन चुकी है। चाहे वो आप भीम पे यूज करें, चाहे वो बीबीपीएस आप यूज करें, चाहे वो यूपीआई, गूगल पे, अमेजन पे, फोन पे यूज करें, चाहे वो आप सीटीएस पेमेंट यूज करें, चाहे वो आप रुपे कार्ड यूज करें, चाहे वो एनएफएस यूज करें, चाहे वो ईसीएस यूज करें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर आप करते हैं एक्सेप्ट एनईएफटी एंड आरटीजीएस, ये ऑर्गेनाइजेशन इन सभी के फादर के रूप में काम करती है। और उस फादर का नाम है विश्व मोहन महापात्रा। और उस ऑर्गेनाइजेशन जो आपके शहर में 2008 में ही बनी, मुंबई में बनी, नाम दिया हमने उसका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाम था एनपीसीआई। तो एनपीसीआई आपको याद रखना है, आपको एनपीसीआई का 2008 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है। एनपीसीआई जिस मार्केट में डील करेगी वो डिजिटल पेमेंट होगा। एनपीसीआई की जो हेडक्वार्टर है वो आपकी शहर की है, और विश्व मोहन का नाम आपको महापात्रा के रूप में याद रखना है आपके एनपीसीआई में। एनपीसीआई से क्वेश्चन आपके इन 4 वर्षों के हर एक बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में पूछा हुआ है, हर एक। मैं फिर से बोलता हूँ, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप खोल लें, इधर क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर, एनपीसीआई से एक क्वेश्चन ना हो ऐसा नहीं मिलेगा। तो एनपीसीआई की विशेष बातें मैं किसी एनपीसीआई क्लास में करूंगा कि किस किस चीज में डील करती है। आज की क्लास में मैं नहीं करूंगा, तो बाद में मैं बात करूंगा रुपए का, एनएसएस का, भीम पे क्या है, यूपीआई क्या है, बीबीपीएस क्या है, सब बात करूंगा। आज के क्लास में सिर्फ एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी आपने याद कर लिया तो मेरे पे बहुत कृपा होगी। नाम दिया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा मार्केट, कौन सा? डिजिटल डिजिटल पेमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2008, हेडक्वार्टर मुंबई, एंड चीफ विश्व मोहन
महापात्रा। NPCI। सर आपने इसमें एक्सेप्ट क्या बोला था, आरटीजीएस और हाँ, आपने क्या कहा था? ये सिर्फ एक्सेप्ट आरटीजीएस और एनईएफटी कहा था क्या आपने? यस, आरटीजीएस और अच्छा। एनईएफटी ये आरबीआई के हवाले से चलता है, लेकिन जो आईएमपीएस आप करते हैं, जो यूपीआई आप करते हैं, ये एनपीसीआई के हवाले से चलता है। अच्छा। मतलब गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें, राइट? गूगल पे, फोन पे, ये जो सारे पे हैं, ये यूपीआई बेस्ड हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो कोई भी पेमेंट हो, अमेजन पे हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, ये सारे पे का फादर कौन है? आपके बोर्ड के पर लिखा हुआ है फादर का नाम कौन है? विश्वमोहन महापात्रा। एनपीसीआई के फादर का नाम लिखा है कौन सा? तो विश्वमोहन महापात्रा। क्या क्या काम करती है एनपीसीआई? तो लिख देता हूं एक बार, सीटीएस, यूपीआई, आईएमपीएस, उसके बाद एनएसीएच, उसके बाद एनएफएस, उसके बाद बीबीपीएस, और कौन सा? तो रुपे, RUPAY, रुपे कार्ड। ठीक है, इतने नाम लिखो अभी। सीटीएस क्या है? तो सीटीएस का फुल फॉर्म है, कोई बताएगा सीटीएस क्या है? पुराने स्टूडेंट, सीटीएस क्या है? सब चुप। चेक ट्रंकेशन साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी को अपने पास रखो अभी, वो हमने लास्ट क्लास बताया था। दिस इज कॉल्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम। यूपीआई का भी फुल फॉर्म लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 4 का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, 5 का चलो बता देता हूँ। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेट, नेशनल सर आपने चेक क्या लिखा? चेक फंक्शन ट्रंकेशन, TRUNCTION, टी है ये। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? नेशनल फिनेंशियल स्विच। सर वो नेशनल ऑटोमेटेड हाउस के पहले क्या लिखा है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग, CLEARING, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेट। पहले ईसीएस चला करता था, है ना? आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने कुछ लिया कहीं से तो ईसीएस शुरुआत हो गया। तो ईसीएस को हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ईसीएस सिर्फ नाम हम ले सकते हैं, बट ईसीएस बिकम नेट। आप कहीं से है ना, बिग बाजार से आप लेंगे और हफ्ता आप कहते हैं ना 2000 रुपए का हफ्ता मेरा स्टार्ट हो गया, तो कहने के लिए तो हम बोल देते हैं ईसीएस, बट ईसीएस को हमने 2017 में ही बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जिस नए नाम से हमने ईसीएस सिस्टम की शुरुआत की, उसका नाम दिया हमने नेट, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस।
और वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है। नेशनल फिनेंशियल स्विच सेंटर, सेंटर भी लिख लो, नेशनल फिनेंशियल स्विच सेंटर। आप अपने कार्ड का यूज किसी भी बैंक में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो एनएफएस से जुड़ा हुआ है। हर एक बैंक का जो सर्वर है वो आपके एनपीसीआई के सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण से आप अपने एटीएम का यूज किसी भी बैंक के एटीएम में कर सकते हैं, बिकॉज ऑल बैंक आर कनेक्टेड विथ एनपीसीआई थ्रू एनएफएस सिस्टम, नेशनल फिनेंशियल स्विच। और सर वो रुपए के नीचे कॉर्ड लिखा है ना, CORD। रुपए के नीचे इधर भाई नीचे आप रुपए लिखा है ना। हाँ, रुपए कार्ड। ये अलग अलग काम है ना, सीपीएस काम है, रुपए कार्ड इशू होता है ना, तो अभी आप देखोगे आपके कार्ड पर रुपए भी लिख के आता होगा। हाँ लिखा है। हाँ, क्योंकि वो प्योर इंडिजिनस कार्ड पेमेंट सिस्टम है। बीबीपीएस भी लिख देता हूँ, क्यों एक छोड़ दूं, मन में तकलीफ आपको हो जाएगा कि बीबीपीएस छोड़ दिए। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम, कोई भी बिल हो, चाहे वो आपके लाइट का हो, फोन का हो, वो सब बिल का अलर्ट आपको चाहे तो जिससे भी आप रजिस्टर कर लें, आप फोन पे कर लें, गूगल पे कर लें, है ना, तो किसी पे भी आपको अलर्ट आता है, आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बीबीपीएस। भारत बिल, कोई भी बिल हो, उसके लिए पेमेंट सिस्टम की शुरुआत एनपीसीआई ने ही की है। These are the multiple functions of NPCI established in your city in 2008 and Mr. Mohan Mahapatra is chief of NPCI. चलो डन, चले आगे, टाइम पास नहीं करने का, फटाफट बोलो। डन हुआ? Yes, नहीं sir, हुआ done. तो यस सर। Yes, sir. ऐसा आंसर आना चाहिए, तब लगता है कि जनता जो है वो जगी है और प्यासी है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि कम से कम आपके एग्जामिनेशन में कोई भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन दें, चाहे वो असिस्टेंट ग्रेड कलर कर दें या फिर प्रोफेशनल ऑफिसर कर दें, आपके एग्जामिनेशन में मिनिमम 4 फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 6 फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यही वो कारण है जिस कारण से मैं फुल फॉर्म पे हमेशा सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ। फुल फॉर्म बहुत आसान लगेंगे बट कंफ्यूजन सबसे भारी होता है। अभी मान लिया कि आपसे IFSC कोड, एक कोड होता है IFSC, पढ़ाऊंगा, फिनेंशियल कोड है IFSC, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। इसी IFSC का 10 बार मैं बोलूंगा, 10 बार मैं पूछूंगा, लेकिन जिस समय आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उस समय देखिए आपका कंफ्यूजन कैसे हुआ होता है। IFSC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया और बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IFSC। पहला ऑप्शन है इंडियन फिनेंशियल सर्विस कोड, दूसरा है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, तीसरा है इंटरनेशनल फिनेंशियल सिक्योरिटी कोड और चौथा है इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। कौन सा सही है? सिस्टम कोड। कौन सा? Option D. सेकेंड वन। ऑप्शन बी। Fourth. और बताओ, और बताओ बाकी की जनता कौन सा सही है विदाउट गूगल? Option 2, sir. गूगल का सहारा लोगे तब तक आंसर आएगा ही। आंसर नंबर 2 करेक्ट है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन 2 करेक्ट है? कोई और प्रकाश डालना चाहेगा या स्टूडेंट बेकार में है?
देखिए हम जानते हैं, लेकिन जानने के बाद जब जैसे ही आपके पास ऑप्शन आए तो आपका कंफ्यूजन शुरुआत हो गया कि इंडियन होगा या इंटरनेशनल होगा। चलो फिनेंशियल तो सब में कॉमन है, तो यहाँ पे भी आप मान सकते हो कि फिनेंशियल है। सर्विस है, सिस्टम है, सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी है, यहाँ पे फिर सर्विस, सिस्टम और सिक्योरिटी में कंफ्यूजन आ गया। उस कंडीशन यही कारण है कि फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसके बारे में मैं किसी और भी क्लास में बताऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। आईएफएससी कभी भी आप एनईएफटी या आरटीजीएस करेंगे तो आपको ये 11 अल्फा न्यूमेरिक का कोड लगेगा। शुरुआत के 4 अल्फा होते हैं, 5वां हमेशा 0 होता है और आखिरी का 6 हमेशा और हमेशा ब्रांच का कोड होता है। टोटल 11 अल्फा न्यूमेरिक। हमने 1982 में एक ऐसे बैंक का एस्टैब्लिशमेंट आपके शहर में किया जो आपके एग्रीकल्चर फाइनेंस, रूरल फाइनेंस, एसएचजी फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, फिर से बोलता हूं, गांव के एरिया में कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा वो जिस बैंक के देखरेख में होगा, उस बैंक का फादर का एस्टैब्लिशमेंट आपके शहर में 1982 में हमने किया है। और गोविंद चिंताला साहब उसी चिंता में मगन है कि हम आखिर इन गांव का डेवलपमेंट कैसे करें, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे करें, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। हम पैसा कैसे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में भेजें ताकि वो अलग अलग टाइप के लोन दे सके। उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो नाबार्ड एग्रीकल्चर फाइनेंस हो, रूरल फाइनेंस हो, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर माइक्रो फाइनेंस हो, है ना। तो ये जो 4 है, इन 4 की जो फादर है उसका नाम है NABARD। फुल फॉर्म में लिखता हूं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का एस्टैब्लिशमेंट 1992 मुंबई में किया। और गोविंद चिंताला साहब आज के डेट में इसके चीफ हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरआरबी का एग्जाम होता है। आरआरबी में आपका अगर सिलेक्शन होगा तो आपकी पोस्टिंग हमेशा और हमेशा जब तक आप रिटायर ना हो उस समय तक के लिए गांव में ही रहेगी, क्योंकि आरआरबी का नाम ही है रीजनल रूरल एरिया में ही आपकी पोस्टिंग होगी। और फंड जो आपको आते हैं वो नाबार्ड के थ्रू आते हैं। गोविंद चिंताला साहब इसके चीफ है। आपके शहर में इसका हेडक्वार्टर है। 1982 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। सर इसका मार्केट में क्या एग्रीकल्चर और आरआर फिर से पूछिए जरा क्वेश्चन, नहीं समझा। ये AGRI RRB लिखा है, वो मार्केट के यहाँ पे लिखना है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड, ये एंड है कि हमारा राइटिंग क्या बताऊं, चाइनीज, चाइना तो गया नहीं हो लेकिन थोड़ा सा चाइनीज हो चुका है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नहीं सर, आपने ये जो SHG और माइक्रो फाइनेंस बोला, मतलब वो क्या था, आपने क्या समझाया अभी? मार्केट, कौन से मार्केट में नाबार्ड डील करती है। तो कोई भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा गांव में, उसके लिए फंड नाबार्ड से आएगा। कोई भी आरआरबी का जो पैसा है, आपकी जो सैलरी आएगी वो नाबार्ड के साथ आएगी। एसएचजी क्या होता है कि 10 महिलाओं का हम एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उनको लोन देते हैं, है ना। तो उसका नाम ही सेल्फ हेल्प ग्रुप। 10 महिलाओं का हमने ग्रुप बनाया क्योंकि वो लोग क्या गांव में रहती हैं, तो हमने अगर उनको 2 लाख रुपए का लोन दे दिया, हो सकता है वो पापड़ उद्योग चालू करें
या कोई भी छोटा व्यवसाय जहां पर वो 10 महिला आके में काम कर सकती है, मतलब उनके सेल्फ एंटरप्रेन्योर के लिए एसएचजी टाइप का लोन दिया जाता है। और माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा वर्ड है जिसकी शुरुआत आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश से हुई थी। मोहम्मद यूनिस साहब ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिसमें हम 50,000 रुपए तक का लोन देते हैं। नाम ही है माइक्रो का मतलब है 50,000। जैसे मुद्रा का नाम संभवतः बहुत बार मैंने बताया कि 2015 में एक नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम की शुरुआत आपके जिस बैंक के हवाले से हुई, उस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1990 में हमने लखनऊ में किया था, और उस बैंक का नाम दिया हमने सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उस बैंक के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई स्कीम की शुरुआत हुई, जिस स्कीम का नाम दिया हमने मुद्रा, MUDRA, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फॉर रीफाइनेंस एजेंसी। और इस मुद्रा के लिए हमने 3 छोटे बच्चे का जन्म किया। एक बच्चे का नाम दिया हमने शिशु, दूसरे बच्चे का नाम दिया हमने किशोर, और तीसरे बच्चे का नाम दिया हमने तरुण। तो वो जो शिशु है, वो शिशु में जितने रुपए तक का हम लोन देते हैं वो होता है 50,000, और उसी को हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। तो मुद्रा की बात छोड़ दें, सिडबी की बात तो मैं भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सिर्फ माइक्रो फाइनेंस का रेगुलेटर कौन? नाबार्ड। एसएचजी फाइनेंस का रेगुलेटर कौन? नाबार्ड। आरआरबी का रेगुलेटर कौन? नाबार्ड। एग्रीकल्चर फाइनेंस नाबार्ड। चिंताला साहब किधर? नाबार्ड। मुंबई किधर? नाबार्ड। 92 किधर? नाबार्ड। ऐसा याद होना चाहिए। चलो आगे। यस सर। जी सर। उसी बैंक पे हम पहुंच गए जिस बैंक की बात थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से निकल गया था। नाम है सिडबी, SIDBI, फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इतना ही देता हूं, हेडक्वार्टर उस राज्य की राजधानी में है जिस राज्य की पॉपुलेशन अगर देशों की तालिका बैठा दे कि नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे ब्राजील है, फिर कनाडा है, तो 8वें नंबर पे आपका एक प्रदेश खड़ा हो जाता है। लखनऊ। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इंडियन पॉपुलेशन इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 1 नंबर पे चाइना है। लेकिन देखें भारत में कैसा राज्य है जिस राज्य की आबादी 23 CR है। बुलडोजर बाबा फिर से वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उसी की राजधानी है लखनऊ। उसी लखनऊ में हमने उस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया जिस बैंक का नाम दिया है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट। जिस ईयर में हमने किया वो ईयर था आपका 1990 सिडबी। एंड चीफ ऑफ सिडबी इज शिवासुब्रमण्यम रमन। अब नाम ही ऐसा साउथ वाला है तो क्या कीजिएगा, याद तो करना पड़ेगा आपको। सिडबी जिस मार्केट में डील करती है उस मार्केट का नाम है SME या MSME। फुल फॉर्म ऑफ SME इज स्मॉल and medium enterprises, and the full form of MSME is micro and small and medium enterprises। दोनों के फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। मैं MSME का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, उसी में SME भी कवर हो जाएगा। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यहाँ पर मार्केट में लिखिएगा SME MSME मुद्रा, MUDRA। मुद्रा का फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा माइक्रो,
यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसको भी 3 पार्ट में बांट दीजिएगा। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण। 50,000, 50K to 5 lakh and 5 lakh to 10 lakh. This is maximum lending under मुद्रा। मुद्रा में मैक्सिमम लेंडिंग जो किया जाता है वो 10 लाख तक का किया जाता है। मुद्रा के 3 छोटे बच्चे हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 रुपए तक का फॉर्म भरना है हमें, किशोर में अप टू 5 लाख रुपए तक का फॉर्म भरना है और तरुण में 10 लाख रुपए तक का फॉर्म भरना है। सर वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को स्लैश करके मुद्रा लिखना है, राइट? हाँ, आप क्या करो, जो सेगमेंट हमने लिखा है ना उस सेगमेंट में आप लिखो SME फ्लैट, MSME फ्लैट मुद्रा। 3 अलग अलग मार्केट अच्छा। हैं। हालांकि वो- मुद्रा कोई मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपको मुद्रा जब भी नाम लूं तो सिडबी का नाम आपको पहले याद होना चाहिए कि मुद्रा एक स्कीम है और इसके ऊपर जो बैंक काम कर रही है उसका नाम है सिडबी। बुलडोजर के शहर में है, 1990 में हमने एस्टैब्लिशमेंट किया। शिवा सुब्रमण्यम रमन इसके चीफ हैं। फर्दर मुद्रा का फुल फॉर्म लिखिए माइक्रो यूनिट, UNIT, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इस मुद्रा को 3 पार्ट में तोड़िए। आपसे पूछा जाता है कि अंडर मुद्रा व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेंडिंग, तो आंसर 1 लाख लगाइएगा या 50 लाख लगाइएगा? सर क्वेश्चन क्या कहा आपने? मैक्सिमम लोड फाइनेंस अंडर मुद्रा स्कीम कितना है? 50 लाख है कि 1 करोड़ है? 10 सर लाख। 10 लाख ना? 10 lakhs. lakhs. Yes, 10 लाख। अगर पूछा जाता है कि शिशु लोन कैन बी गिवन टू ए पर्सन अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, अंडर आंसर 5 लाख होगा या 10 लाख होगा? 50,000 to 5 lakhs. 5,000. 5 लाख। ध्यान से सुने, शिशु लोन अंडर मुद्रा कैन बी फाइनेंस टू ए पर्सन अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, आंसर 2,000. यस। स्पष्ट मैंने लिखा है कि शिशु 50,000 तक ही मिलेगा। किशोर, शिशु बच्चा है ना, तो बच्चा कितना लेगा भाई? एक पान टपरी खोलना है तो कितना लेगा? 50,000 में इसका पान टपरी खुल जाएगा। हमें 5 टपरी की जगह एक किराना का दुकान खोलना है, कितना लेगा? 5 लाख रुपए तक लेगा। किराना दुकान की जगह किसी को कोई शोरूम खोलना है, कितना लेगा? विदाउट कोलेटरल ये लोन मिलता है, विदाउट सिक्योरिटी के लोन मिलता है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से हम बढ़ेंगे तो स्टैंड अप इंडिया लोन मिलता है, मेक इन इंडिया लोन मिलता है। चलिए आप काम कीजिए, जब बैंक में पहुंच जाइएगा तो 2-4 लोन हमें भी दे दीजिएगा। डन? Yes, sir. देखिए 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं आज के क्लास में छोड़ रहा हूं क्योंकि उनका नाम है LIC। 1956 में हमने मुंबई में एस्टैब्लिशमेंट किया और MR कुमार उसके चीफ हैं। नाम है IDDRC। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइबर सिक्योरिटी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उससे पहले IDDRC काम करती थी। तो जना लक्ष्मी, जना किरण उसके चीफ हैं। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपने जेब में रख लिया है। ये जेब की बातें आपकी वेबसाइट पे संभवतः आपको 2 से 3 दिनों में अवेलेबल दिखेगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो संभवतः बोर्ड पे नहीं होगी क्योंकि मैं बोर्ड पे अवेलेबल नहीं रहूंगा। PDF के थ्रू वो क्लास होगी नेक्स्ट संडे। लेकिन आज के क्लास में जो नए स्टूडेंट थे या किसी ने पूछा था कि सर करंट अफेयर्स को हम कैसे पढ़ेंगे, तो पहले नए स्टूडेंट से बात कर लो फिर करंट अफेयर्स कराऊंगा।
न्यू स्टूडेंट, देखिए आपकी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले सिलेबस देखें कि बैंक की जो सिलेबस है, चाहे वो करंट की हो चाहे प्रोविंशियल ऑफिसर की हो, वो है क्या। पहले जिस लड़ाई में हम कूदने वाले हैं, इस लड़ाई में कौन कौन सा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होगा, ये आपको पहले समझना होना चाहिए। मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ये तीन ऐसे सिपाही हैं जो आपकी पूरी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ये तीनों चैप्टर, ये तीनों जो अलग अलग खंड है, ये 20 स्टेप के लिए आपके मॉनिटर पे आपको देखने को मिलेंगे। मैथ 35 मार्क्स के लिए 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए रहेंगे, इंग्लिश 30 क्वेश्चन और आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट के लिए आप रहेंगे। योर मिनिमम स्कोर शुड नॉट बी लेस देन 70। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि 70 मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो मतलब ये हो गया कि 100 क्वेश्चन आज आपके पास है, तो 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 70 तो हमने मिनिमम बोला है, पर अगर 75 लाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सेकेंड फेज में मेंस के लिए जाने से नहीं रोक सकती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 में 25 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, ये आप मालूम हो। मैं कभी भी ये बताता है कि हमें बनाना कौन सा क्वेश्चन है, हमेशा एक ही चीज याद रखें कि मुझे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ना है। ये हैबिट जिस दिन आपके हाथ में आ गई, सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, ये हैबिट जिस दिन आपके हाथों में आ गई उसी दिन आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जितनी आसानी से मैंने ये लाइन बोल दिया, उतना आसान अगर ये लाइन होता संभवतः आज सभी बैंक में मेरे ही स्टूडेंट होते। इस 25 क्वेश्चन को छोड़ने के लिए कम से कम 100 सेट आपको बनाना पड़ेगा, तो ही हाथ में ये कला आएगा, ये आर्ट आएगा कि क्वेश्चन के शुरुआत के ही 4-5 वर्ड हमने पढ़ा और वर्ड पढ़ने के बाद में क्वेश्चन छोड़ दिया। दिस इज एन आर्ट एंड दिस आर्ट यू हैव टू डेवलप। ये जो आर्ट है, ये कोई फैकल्टी डेवलप नहीं कर सकता। ये आर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से नहीं आएगा। जब आप मल्टीपल स्टेप बनाएंगे, मल्टीपल गलतियां आप करेंगे, है ना, तो ही आपको यह एहसास होगा कि जब हम ये क्वेश्चन बनाया करते थे अपने क्लास में या फिर ग्रुप में, तो हमेशा गलती होती थी या फिर गलती नहीं भी होती थी, टाइम ज्यादा लगता था। तो जहाँ पे गलती हो रही है या फिर टाइम ज्यादा लग रहा है, उन चीजों को आपके एग्जामिनेशन के सेंटर पे बनाने की हिमाकत हमें नहीं करना है। वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी हमें करना है, या फिर वहाँ पे हमें कोई अवार्ड देने वाला है क्या, इतना टफ क्वेश्चन आपने बना दिया तो ये लो राजीव गांधी खेलर अवार्ड, ये लो भारत रत्न। नहीं, हमें 75 मार्क्स चाहिए, इतने आसानी से, इतने अंदर, इतने जल्दी हम बना लें। यही आपकी स्मार्ट टेक्निक ही आपको बैंक के अंदर सिलेबस ऑफ प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस एग्जाम में आएंगे, उन्हीं मेरी ये जो सब्जेक्ट है या मेरी ये जो बातें हैं ये आपके साथ साथ सही होगी। मेंस एग्जाम से में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है और बार बार मैंने बताया कि अगर बैंक की कोई भी एग्जाम आपको कंप्लीट करनी है तो आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। पहला है इंग्लिश, दूसरा है जनरल अवेयरनेस। देखिए मैथ और रीजनिंग ये ऐसे 2 इकाई हैं जो हर एक स्टूडेंट का अच्छा लगता है। अच्छा करने का मतलब अगर आप मेरे मार्क्स 25 आए हैं तो सामने वाला बहुत अच्छा होगा, उसके मार्क्स 28 आएंगे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें ट्रिक काम करता है। आपको क्या बता दिया गया सिलेबस का, आपको फटाफट बनेगा। आपको बता दिया गया, आपको नंबर 3 बता दिया गया, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बता दिया गया, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बता दिया गया, तो फटाफट काम करेगा और उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर हमने बनाया और आंसर हमारे पास आ गया तो बड़ा मन लगता है, चलो इसी को बनाते हैं, आज इस चैप्टर को बना लेते हैं। ये दोनों इंटरेस्टिंग है और ये हर एक बैंकिंग एस्पायरेंट का लगभग सेम होता है। डिफरेंस जहाँ पे आप एडवांटेज दिखा सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। इंग्लिश को सिर्फ आप कमांड कर लीजिए बैंक के अंदर, मैं आपको पहुंचा नहीं दूंगा, काम तो आप ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंग्लिश कमांड है और मेरे साथ हर एक क्लास में जनरल अवेयरनेस की आप जुड़ते हैं तो फिर जनरल अवेयरनेस के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसी बात मैं बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, बार बार पूछता हूँ, करके तो सामने आपको दिखने को मिलेगा। हाँ, तो थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, बस कमर्शियल में जनरल अवेयरनेस जहाँ तक बात है बैंकिंग अवेयरनेस या फिर
मैथमेटिकल एवरेज की बात है, जितनी बार मैं बोलता हूँ, बार बार पूछता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड आपको देखने को मिलेगा। काम आपको इंग्लिश के लिए करना है, वो आप कैसे करेंगे, दैट यू हैव टू डिसाइड। अभी बात चलिए, ये बातें हमने आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कर दी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, और मैंने सबको कभी बताया था कि मैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है तो बताऊंगा। तो आप जाने करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए तमाम चीजें अवेलेबल हैं, मल्टीपल वेबसाइट हैं, मल्टीपल मैगजीन्स हैं, तो आप कहीं का भी सहारा ले सकते हैं। बस मेरा एडवाइस ये है कि किसी एक वेबसाइट को आप फॉलो करें और किसी एक मैगजीन को फॉलो करें। 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, कि बहुत बार हमने सुना देखा, बट यही एक्चुअल फैक्ट भी है। एक ही चीज को हम देखते हैं, एक ही चीज को हम रेफर करते हैं, कंटिन्यूअसली उसको रेफर करते हैं। एक वेबसाइट, किसी भी एक वेबसाइट को, चाहे वो बैंक अड्डा हो, चाहे वो ticket.in हो, कोई भी अच्छी वेबसाइट आप नाम उठा लें, उसको फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ एक बुक को भी फॉलो कीजिए, चाहे वो आपकी मैगजीन हो, कंप्यूटर दर्पण हो, या फिर आपकी बैंकिंग हो, किसी एक मैगजीन को भी आप रेफर कीजिए शुरुआत के दिनों में, जहां तक करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। लेकिन बुक आप परचेज कीजिएगा, लगभग 50-60 पेजेस रहते हैं, बट उस 50-60 पेजेस में सिर्फ 15 ही पेज करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ रहता है। बाद में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, कोई आपके चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चन, सिर्फ 15 ही क्या होता है, तो पेजेस रहते हैं करंट अफेयर्स के, सिर्फ उसी 15 पेज को हमें पढ़ना है। रीडिंग मारिए और छोड़ दीजिए, याद करने की जरूरत हमें समय तक नहीं है जब तक हम आने वाले चौथे महीने में किसी मेंस एग्जाम को देने वाले नहीं है। संभवतः अगर अक्टूबर मंथ में हमारी एग्जामिनेशन होगी और हमें लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में मेंस देंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों का जो सेक्शन हमें याद होना चाहिए। लेकिन आखिर इन 4 महीनों में कब तक हम कौन से पढ़ेंगे, तो अभी से आप अगर पढ़ते गए, सिर्फ पढ़िए, है ना, यहाँ पे अवार्ड मिला, यहाँ पे अटैक हुआ, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री चेंज हो गए, पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, है ना, यहाँ पे चीफ चेंज हो गए, सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिए। जब आप पढ़ के छोड़ेंगे तो आपको एक रीडिंग की टेक्निक मालूम चलेगी, ये चीज हमें पढ़ना है। बस उतना ही काम आपको करंट अफेयर्स के लिए करना है, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, ज्यादा कुछ समझने का नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, है ना। कुछ स्टूडेंट क्या होता है, इतना दिमाग लगाने लगते हैं, इतना चीज पढ़ने लगते हैं, फिर वो साफ हो जाते हैं। ज्यादा नहीं सोचने का, सिर्फ एक मौसम में बसते रहने का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली अगर आपने काम किया है, ऐसा नहीं कि आज बहुत जोश आया, सर ने बहुत बोला तो आज हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूसली आप 3 घंटे काम सकते हैं, डेली 3 घंटा होना चाहिए। उसमें फिर ऐसा नहीं कि 5 घंटा हो गया, आज फ्रेंड के पास जा रहे हैं, करीबन पॉइंट घूमने जा रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी पार्क में हम जा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। 4 घंटे में पढ़ना है तो हमें पढ़ना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये टेक्निक आपके पास एक कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट होता है, उसके पास ये टेक्निक ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है कि मेरा ये गोल है। अगर इन चीजों पे आप चलेंगे तो सक्सेस आपकी मिलेगी, फ्यूचर आपका अच्छा होगा, फ्यूचर आपका अच्छा होगा तो चीजें आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भ्रमित न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्टेज में आप लोग हैं तो स्टेज में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं भावनाओं में, चलो 6 महीने से हम बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो किसी फॉर्म को हम ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ 15,000 देकर, 15,000 देकर कब तक आपको 15,000 में क्या कीजिएगा, क्या कोई सिक्योरिटी है, फिर से कुछ आएगा, फिर से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्यों ना हम 6 महीने 8 महीने अच्छे से पढ़ के किसी न किसी सरकारी नौकरी को ले लें, तो हमारा आगे का किसी ने आज बुरा था स्टूडेंट ने, सर हमें सिक्योरिटी चाहिए। मैंने उसको मजाक में बोल भी दिया कि आपने वैक्सीन लिया क्या, बट सिक्योरिटी यही है कि हम उस जगह पहुंच जाए, हम उस पायदान पे पहुंच जाए, जिस पायदान पे चढ़ने के बाद अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो हमें समर्थन निकालने वाला कोई ना हो, हमें पेंशन मिले, हमें इंश्योरेंस मिले, हमारी फैमिली सेफ रहे, हमारी सैलरी आई। अल्टीमेटली हम किस तरह से काम कर रहे हैं। आज मैं अगर काम कर रहा हूँ, आज मैं अगर मंडे से लेकर सैटरडे तक बैंक में जाता हूँ, सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात के 8 बजे जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, मुझे प्रेम थोड़ी है, नहीं है, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे घर चलाना है। यही एक अल्टीमेट गोल होता है। आने वाले 5 सालों के बाद आपको ये एहसास होगा, इस एहसास के लिए आपने आज से काम किया, संभवतः भविष्य अच्छा दिखेगा। इतनी ही बात के साथ आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज गुड डे। किसी को कुछ पूछना है? नहीं,
सर आप कोई वेबसाइट बता सकते हैं क्या जनरल नॉलेज को फॉलो करने के लिए? कौन सा फॉलो करने के लिए? ये जनरल अवेयरनेस फॉलो करने के लिए कोई वेबसाइट वगैरह आपको बता? GK फॉलो करो, अच्छा है, कंसाइज रहता है। बाकी वेबसाइट में तो बखेरे बहुत से आने लगे हैं अभी। GK ठीक है। क्लास की बातें आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की बातें सबसे 2 दिनों के बाद आपको उसी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। जो नए स्टूडेंट है सबको मालूम नहीं है कि कहाँ पे पीडीएफ नोट आज जो मैंने पढ़ाया या प्रीवियसली जो मैंने पढ़ाया है वो मिलेगा, तो आप अपने किसी दोस्त या फिर किसी एडमिन स्टाफ से आप पूछ लें, आपको मालूम चल जाएगा। गुड डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।